Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Answers where we are going to look at the important news from the Hindu as well as Indian Express. So student, आज है 22 of July and दोनों न्यूज़पेपर की जो important news है हम देखेंगे. तो आज आपके टोटली आइडेंटिकल न्यूज़ ही आई है दोनों ही न्यूज़पेपर में. तो मेजरली सारी न्यूज़ कवर हो रही है बट सारी न्यूज़ हमारे हिंदू न्यूज़पेपर से ही है बिकॉज दोनों ही न्यूज़पेपर में सेम न्यूज़ है. सबसे बड़ी जो न्यूज़ है आज वो वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन है. तो हमें जगदीप धनखड़ के बारे में इतना जानने की रिक्वायर्ड नहीं जितना वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस हमें पता होना चाहिए. तो हमारा ज्यादा फोकस उस पे ही रहेगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो उस पर्टिकुलर न्यूज को भी हम समझेंगे. और उसके अलावा भी हम 5 से 6 न्यूज और हैं. तो टोटल 10 से 11 न्यूज हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं. ओके, बट सबसे पहले आज का जो पर्टिकुलर दिन है 22 ऑफ जुलाई, इसको हम कवर करते हैं बिकॉज आज का जो दिन है उसको हम नेशनल फ्लैग डे ऑफ इंडिया भी मनाते हैं. तो आज का जो 22 ऑफ जुलाई है इसको बोला जाता है नेशनल फ्लैग डे या फिर तिरंगा अडॉप्शन डे. ओके, सो दिस इज द तिरंगा अडॉप्शन डे और द नेशनल फ्लैग डे ऑफ इंडिया कब होता है? 22 ऑफ जुलाई. एंड व्हाई ऑन 22 जुलाई? बिकॉज दिस वाज द डेट ऑन 1947. दिस वाज द डेट इन 1947 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा ऑफिशियल नेशनल फ्लैग जो था उसको अडॉप्ट किया था. ठीक है, तो इसलिए जुलाई 22 को हम बनाते हैं नेशनल फ्लैग डे. और यहाँ राइट साइड में आपको एक स्टैम्प दिख रहा होगा. 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैम्प को रिलीज करा था और ये पर्टिकुलर स्टैम्प और ये पर्टिकुलर जो पिक्चर है ये है पिंगली वेंकैया की. पिंगली वेंकैया, और इनको हम कह सकते हैं ही इज द वन हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. या फिर ये कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल ट्राई कलर का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने ही हमें प्रोवाइड करा था. बट बहुत बार ये हो जाता है कि कई बार बताया जाता है कि जो करंट पर्टिकुलर आपका ट्राई कलर है वो पर्टिकुलर ट्राई कलर इन्होंने डिजाइन किया था. बट ऐसा नहीं है. इन्होंने जो ट्राई कलर ओरिजिनली डिजाइन करा था उसमें रेड कलर था और ग्रीन कलर था. सो दैट वाज द ओनली डिजाइन विच ही प्रपोज, जिसमें एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर था. एंड दैट वाज द फ्लैग ऑफ इंडिया. रेड कलर जो था वो हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था, ग्रीन कलर मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था. ठीक है, उसके बाद ही वेंट टू गांधी जी और गांधी जी ने बोला कि बाकी सब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें व्हाइट कलर भी ऐड कर दो और बीच में चक्र जो है ये भी उन्होंने ही, महात्मा गांधी ने इनको सजेस्ट किया था कि इसमें एक चक्र भी कर दो जो सेल्फ सफिशिएंसी को यहाँ पे डिनोट करे. ठीक है, उसके बाद जब ये पर्टिकुलर फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस होना स्टार्ट हुआ तब हम इस पर्टिकुलर फ्लैग पे मूव कर गए जो बहुत हद तक हमारे करंट फ्लैग्स है. तो सेफ्रॉन कलर, व्हाइट कलर एंड ग्रीन कलर और बीच में चक्र था. ठीक है, तो ये तो था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इनिशिएट का डिस्कशन तब था. एंड फाइनली जब हमने 26 जनवरी 1950 को जब हम रिपब्लिक बने तब जो करंट हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हमने अडॉप्ट करा, जिसके अंदर में टॉप पे सेफ्रॉन, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन कलर था और बीच में जो चक्र है या व्हील था उसको बोलते हैं अशोक चक्र. So that is known as Ashok Chakra. And finally this was adopted, this particular flag was adopted as our national flag on July 22nd of 1947. तो July 22nd 1947 को this became our national flag of India. तो originally अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि who designed our national flag तो आप आंसर पिंगली वेंकैया ही करोगे बिकॉज इन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है. बट जो करंट फॉर्म है आपका वो एक हमने फ्लैग कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में, उसने उसको फाइनलाइज करा था. इनका ओरिजिनल फ्लैग ये था. ओके, कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई फ्लैग का ओरिजिनल डिजाइन किसका था, क्या था, बट फिर भी एक इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो आपको तो कोई बुराई नहीं है. ओके, इसके बाद इवोल्यूशन भी बताया हुआ है यहाँ पे. सबसे पहला जो वर्जन था वो 1904 में आया था आपका. सिस्टर निवेदिता ने था जिन्होंने रेड येलो कलर और वंदे मातरम बंगाली में बीच में लिखा हुआ था. दैट वाज द ओरिजिनल फ्लैग. इसके बाद बहुत सारे मल्टीपल वर्जन्स आए थे एंड फाइनली जो फाइनल वर्जन था उसके अंदर में जो आपका स्पिनिंग व्हील था, जो आपका क्या बोलते हैं कपड़े को बुनने के लिए जो स्पिनिंग व्हील था जो गांधी जी प्रमोट करते थे उसको रिप्लेस करके हमने अशोक चक्र को जो हमारे प्रोग्रेस को शो करता है उसको हमने यहाँ पे हमारा बीच में इंक्लूड करा. तो करंट जो पर्टिकुलर नेशनल फ्लैग है वो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन में आया था. ठीक है, तो जुलाई 22 आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग डे है. आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे और सबसे पहली न्यूज पे आते हैं कि अभी आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं, उन्होंने हेल्थ रीजन की वजह से यहां पे अपना रेजिग्नेशन सबमिट करा है.
अब देखिए कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा अंदर पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, सामने लिखा हुआ है कि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो रिजाइन किसको करता है, तो यहां पे देखेंगे धनखड़ सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, तो यहां पे हमें सीधे सीधे एक वन लाइनर या हमारा एक क्वेश्चन मिल गया कि जो पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसको रिजाइन करता है, तो वो रिजाइन करता है प्रेसिडेंट को। ओके, अब जगदीप धनखड़ जो है ये न्यूज में बहुत रहे हैं, बट इनके कंटेक्स्ट में अगर वाइस प्रेसिडेंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो मे बी इनका नाम पूछ लिया जाए या इनका रेजिग्नेशन है वो क्यों स्पेशल है, क्यों डिफरेंट है, ये पूछ लिया जाए। बट अगर इसके ऊपर पे क्वेश्चन आता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस, उसके नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कंडीशंस क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, रिमूवल के ग्राउंड्स क्या होते हैं, उस पर आएगा। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं आपके जो मेंशन है। जब भी कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल न्यूज में रहता है तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि जो प्राइमरी आर्टिकल है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के केस में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस किस आर्टिकल में क्रिएट होता है ये आप कर सकते हैं, बाकी के आर्टिकल्स पूछने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो रेदर देन कि अगर वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में तो हम सारे आर्टिकल्स याद कर रहे हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में आ गया है इसलिए हम उसका जो आर्टिकल है उसको हम यहां पे फोकस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 63 है जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली थी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएस के अंदर में भी वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है। सो इन केस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसके ऑफिस को डिस्चार्ज करता है यूएस के अंदर में। तो उसी पर्पस के लिए भी इंडिया के अंदर में भी हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसका मेन जॉब यही है कि इन केस फॉर सम रीजन प्रेसिडेंट अपने ऑफिस के फंक्शंस को, पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जगह पे, उनके एब्सेंस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। हाउएवर एक एडेड रिस्पांसिबिलिटी जो हमने उनको आर्टिकल 89 में दी हुई है वो ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। तो आर्टिकल 89 के अंदर में ये प्रोवाइडेड भी है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। इसके अलावा ये कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 66 है जिसमें इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बताया हुआ है। इसको हम डिटेल में करेंगे तो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको देख लेंगे। टर्म और रिमूवल की बात है तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का होता है और रिमूवल जो है इसके लिए आपका इसी आर्टिकल 67 में इसका प्रोसीजर गिवन है। और प्रोसीजर इज लाइक कि सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में रिमूवल का जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा से नहीं होता है। राज्यसभा से अगर पास हो गया तो लोकसभा जाता है और इसके अंदर में जो मेजॉरिटी होती है वो भी एक बहुत स्पेशल काइंड की मेजॉरिटी होती है एंड विच इज बेसिकली कि जो टोटल मेंबरशिप है आपके हाउस की जो उस दिन प्रेजेंट है, देन उस टाइम की जो वैकेंसीज को रिमूव करके जो उसकी स्ट्रेंथ बचती है उसका 2/3 यहां पे मुझे पर्टिकुलर मेजॉरिटी चाहिए। तो लोकसभा और राज्यसभा से जब इस तरीके से पास होता है तो होता है। इस डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाता है बट टर्म ऑब्वियसली वो 5 इयर्स का आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद करंटली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। तो जैसे यहां पे वाइस प्रेसिडेंट ने अगर रिजाइन कर दिया है या उनकी डेथ हो जाती किसी रीजन से तो वहां पे एकदम से वैकेंसी हो जाती तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में टाइम लिमिट क्या है। तो यहां पे 2 क्लॉजेस दिए हुए हैं। पहला क्लॉज तो ये कहता है कि इनका 5 ईयर का टेन्योर है, ऊपर लिखा हुआ है, तो जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हों उससे पहले हमें नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है। तो क्लॉज 1 तो क्या कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के 5 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं तो उससे जस्ट पहले हमें नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करके रखना है। और सेकंड ये कहता है कि अगर ये ऑफिस वेकेंट हो जाता है फॉर सम रीजन बिकॉज ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में टाइम लिमिट कुछ नहीं है, उसमें लिखा है एज सून एज पॉसिबल। तो यानी कि अभी जगदीश धनखड़ जो यहाँ पे आपके रिटायर हुए हैं तो अभी जो पार्लियामेंट है या लोकसभा राज्यसभा है ये बाउंड नहीं है इमीडिएटली इलेक्शन कराने के लिए। दे कैन टेक देयर टाइम, जितना जल्दी हो सकता है वो करना है, यानी कि वापस से इलेक्ट करने के लिए कोई टाइम लिमिट यहां नहीं है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा बिकॉज गवर्नर का जो केस था, इफ यू रिमेंबर, बहुत सारे आप समझ पा रहे होंगे कि गवर्नर के बिल पैसेज को लेकर टाइम लिमिट फिक्स करी गई है। आई होप यू नो दैट टाइम लिमिट। तो क्या टाइम लिमिट है, व्हाट इज द टाइम लिमिट गिवन टू अ गवर्नर
और लेट्स से प्रेसिडेंट, जब कोई पर्टिकुलर बिल आपका पास होके आता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो क्या टाइम लिमिट के अंदर में उसको पास करना होता है। यहां पे रिमेंबर, वाइस प्रेसिडेंट की अगर डेथ या रेजिग्नेशन की वजह से या अदरवाइज उनका ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो उसके अंदर में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। ओथ और अफर्मेशन है, जो ये ओथ लेगा जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। इसके अलावा 70 है, जो बताता है कि इन केस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है फॉर एनी रीजन, तो उस पर्टिकुलर केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो डिस्चार्ज करता है प्रेसिडेंट के फंक्शंस। ओके, एंड एट दैट टाइम बिकॉज वो प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहा है, तो ना वो राज्यसभा का ऑफिस जो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का वो होल्ड करता है, और अदरवाइज जो वाइस प्रेसिडेंट की कोई और ड्यूटी होती है वो भी वो होल्ड नहीं करता है, वो नहीं उसको एक्सरसाइज करता है। ही इज वर्किंग एज अ प्रेसिडेंट ओनली। ओके, तो यहां पे ये हो गए इनके आर्टिकल्स। आगे मूव करते हैं, फंक्शंस और पावर्स क्या होते हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनकी जगह पे उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करना, और इसके अलावा उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। ये स्पेसिफिकली क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है गवर्नमेंट की वो आपके प्रेसिडेंट के नाम में ही करी जाती हैं, बट अदरवाइज उसके पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। इसके बाद हम आते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होती हैं टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट। इफ समवन वांट्स टू बी वाइस प्रेसिडेंट, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिस हैं, जो कोई ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन्ड है, उन सबकी पहली कंडीशन सेम मिलेगी आपको, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगी। यानी कि एक नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, पंचायत सरपंच, म्युनिसिपैलिटी का हेड कुछ भी नहीं बन सकता है। कोई भी इलेक्टेड ऑफिस नॉन सिटीजन इंडिया में हेल्ड नहीं कर सकता है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया हर जगह हो जाएगी। सेकंड, जो यहां पे वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन है वो है उनकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट, जो होती है 35 इयर्स। एंड इंटरेस्टिंगली, आपके नॉट एमपी, आपके जो प्रेसिडेंट है, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन दोनों के केस के अंदर में जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो 35 ही होती है। इसके बाद जो राज्यसभा का एमपी होता है उसकी एज लिमिट आती है, वो 30 है। उसके बाद लोकसभा का जो एमपी होता है उसकी एज लिमिट आती है जो 25 है। उसके बाद जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के अंदर में सरपंच या काउंसलर बनना चाहता है या मेयर बनना चाहता है उसकी एज लिमिट आती है जो कि 21 है। और फाइनली हमारी वोटिंग एज आ जाती है जो कि 18 है। तो राइट टू वोट जो है ये भी आज का एक टॉपिक है जो हम कवर करेंगे। थर्ड इज, उसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो जो हमारे लॉ के अंदर में राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशंस होती हैं वो सारी की सारी वाइस प्रेसिडेंट को भी फुलफिल करनी पड़ती है। एंड फोर्थ इज कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हैं अंडर अ यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। सिर्फ यूनियन ही नहीं, किसी भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो अगर मैं एक बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी ऐसा ऑफिस हो सकता है, कोई भी ऐसी पोस्ट हो सकती है, डेजिग्नेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी नौकरी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है और उससे आपको कोई सैलरी मिल रही है, कोई प्रॉफिट मिल रहा है, कोई भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। वो कैश में हो सकता है, वो काइंड में हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी गवर्नमेंट दे रही है, तो कोई सैलरी नहीं ले रहे हो आप, बट सरकारी गाड़ी मिल रही है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा होता है तो वो एलिजिबल नहीं है कंटेस्ट करने के लिए। तो फिर क्या होता है, तो आप अगर लेट्स से आईएएस ऑफिसर हैं या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आप कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शंस बनाए हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट करके एक एक्ट है उसके अंदर में, उसमें प्रेसिडेंट जो है करंट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और एनी मिनिस्टर, इनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बीइंग कंटिन्यूइंग एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर, ये कंटेस्ट कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी। ओके, तो ये क्वालिफिकेशंस होते हैं टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद इलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो अब जगदीप धनखड़ तो रिटायर क्या, यहाँ पे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो ऑफिस में वैकेंसी हो गई, तो अब हमें इलेक्शन कराना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, तो देखिए इंडिया के अंदर में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें हम दो टाइप के इलेक्शंस को होल्ड कराते हैं। एक तो है एफपीटीपी, एक तो है एफपीटीपी जो है फर्स्ट
पास द पोस्ट सिस्टम। तो लोकसभा के अंदर में, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, पंचायत म्युनिसिपल या जो रेगुलर आप इलेक्शन देखते हो कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वो विनर डिक्लेयर हो जाता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जो सबसे पहले इसने पोस्ट को क्रॉस कर दिया, मैक्सिमम वोट जिसने भी गेन करे, ही इज गोइंग टू बी डिक्लेयर द विनर। दूसरी तरफ में होता है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये क्या होता है? तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में क्योंकि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो कम होते हैं, तो हम यहां पे प्रोपोर्शनेट वोट करते हैं, मतलब कि हर किसी वोट का, हर किसी जो वोटर है, यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हर किसी वोटर की एक वैल्यू होती है और यहां पे उनसे उनकी प्रेफरेंस मांगी जाती है। यहां पे उनसे प्रेफरेंस मांगी जाती है। लेट्स से फर्स्ट पे ए है, सेकंड बी है, थर्ड सी है, फोर्थ डी है, 4 कंटेस्टेंट हैं और सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी। तो किसी ने ए को फर्स्ट पे रख लिया, सेकंड पे बी रखा, थर्ड पे सी रखा, फोर्थ पे डी रखा। दूसरा ये लेट्स से ये एक एक्स एमपी है, फिर वाई पर्सन आता है, उसने क्या करा है, उसने बी को फर्स्ट पे रखा है, इस पे ए को रखा है, इस पे सी को रखा है। ओके, बी ए सी डी ये रखा है उन्होंने, ये वाई ने करा है मान लो। फिर जी आ जाता है जिसने क्या करा है, फिर से ए को रखा है, सी को रखा है, डी को रखा है, बी को रखा है। और यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे, जो सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उनके वोट देख लेंगे। तो हम देखते हैं कि हमने यहां पे काउंटिंग करी और हमने देखा कि ए जो है वो करीब करीब 40% लोगों का यहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस है, बी जो है यहां पे वो 35% लोगों का प्रेफरेंस है, सी जो है लेट्स से वो अनदर 25% का यहां पे प्रेफरेंस है, और डी जो है उसको बाकी का आपका हो गया 35, 40, 60, 100। तो ओके, डी को यहां पे कोई वोट नहीं मिला है। थोड़ा सा इसको कर दें, इसको 20 कर देते हैं, इसको 5% कर देते हैं, ठीक है, ये सही रहेगा हमारे लिए। तो यहां पे अगर आप इसको देखोगे तो हम यहां देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन को 50% वोट नहीं मिला है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में हमें चाहिए होता है कि जो विनिंग कैंडिडेट हो उसको 50% लोग की वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाए। तो यहां पे बिकॉज फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग के अंदर में किसी के भी 50% वोट नहीं आए हैं, तो हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। और यहां पे जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, यानी कि हर कोई एमपी एक बार ही वोट देगा और अपनी प्रेफरेंस दे देगा। तो बिकॉज किसी की भी यहां पे 40% नहीं आई है, तो यहां पे जो सबसे लीस्ट प्रेफरेबल कैंडिडेट है जो कि डी है, इसको हम रिमूव कर देंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि यहां पे कोई पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पी, उसने फर्स्ट पे रखा था डी को, सेकंड पे रखा था ए को, थर्ड पे रखा था लेट्स से बी को, और फोर्थ पे रखा था सी को। तो बिकॉज डी अब एलिमिनेट हो चुका है, तो इस पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो सेकंड प्रेफर्ड कैंडिडेट को यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो डी का वोट चला जाएगा ए को, मतलब पी ने जो वोट दिया था डी को, अब वो ए को चला जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, बिकॉज डी को हमने एलिमिनेट कर दिया है, हम वापस से काउंटिंग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जल्दी से कर लेते हैं कि यहां पे मान लो सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग के बाद ए जो है वो 52% सबसे प्रेफर्ड कैंडिडेट बन चुका है, बी जो है इसके पास में 40 या 39% ही रहा है। तो यहां पे अब हमारे पास एक कैंडिडेट ऐसा आ चुका है जो सबसे प्रेफर्ड कैंडिडेट है, कुछ का वो सेकंड प्रेफर्ड था बट ओवरऑल ये हाउस का सबसे प्रेफर्ड कैंडिडेट है। तो यहां पे इसको हम इलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दो तरह से हमारा इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर में, एक एफपीटीपी होता है, तो यूजुअली जब लार्ज स्केल पे होता है डायरेक्टली हम इलेक्शन करवाते हैं पॉपुलेशन के थ्रू, तो एफपीटीपी यूज करते हैं। जब हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस करते हैं तो वहां हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं, बिकॉज यहां पे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर पाना इजी होता है। आप सोचिए कि लोकसभा के इलेक्शन में जिसमें हम मोदी जी को इनको इलेक्ट करते हैं, उसके अंदर में जब लाखों वोटर्स होते हैं उनसे हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाना स्टार्ट करवा दें तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पे हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो दो सिस्टम है, एफपीटीपी और पीआर। पीआर बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऑल्दो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसे बोलते प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बट ये प्रेफरेंस सिस्टम होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अलग होता है जिसमें जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उनको उतनी सीट्स मिल जाती हैं, ओके। तो वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ओके। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिकॉज डायरेक्टली पब्लिक नहीं करती है, इनडायरेक्टली हमारे एमपीज करते हैं, तो उसके अंदर में हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम यूज कर पाते हैं क्योंकि यहां पे करना इजी होता है। और ये सीक्रेट बैलेट से होता है। व्हाट इज अ सीक्रेट बैलेट? तो सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि किसने किसको वोट दिया है ये किसी को पता नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर में जितने भी इलेक्शंस होते हैं एक्सेप्ट फॉर वन, सारे सीक्रेट बैलेट से होते हैं। सो विच इज द इलेक्शन जिसमें हम ओपन बैलेट यूज करते हैं?
ओके, तो इंडिया के अंदर में सारे जो इलेक्शंस होते हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं, बट देयर इज वन इलेक्शन जिसके अंदर में हम ओपन बैलेट करते हैं। बताइए वो कौन सा इलेक्शन है जिसमें ओपन बैलेट यूज होता है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? तो इसके अंदर में जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, इसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यानी वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, तो चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों के दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हर कोई एमपी होगा वो अपनी लिस्ट दे देगा प्रेफरेंस बना के, और उसके बाद उनकी काउंट करा जाएगा। उसमें अगर हमें फर्स्ट काउंटिंग में ही अगर कोई 50% प्लस प्रेफर्ड कैंडिडेट मिल जाएगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट है। अगर नहीं मिलेगा तो हम सेकेंड राउंड करेंगे, जो सबसे कम चहेता उनका ऑप्शन होगा उसको एलिमिनेट करके उसका वोट जो है उनके सेकेंड प्रेफर्ड कैंडिडेट को भेज दिया जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक एक सिंगल कैंडिडेट हमारा मोस्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट नहीं हो जाता है। ठीक है, टर्म एंड वैकेंसी देख लेते हैं। तो 5 साल की इनकी वैकेंसी होती है और इनको री इलेक्शन की एलिजिबिलिटी होती है। तो एक वाइस प्रेसिडेंट, कैन यू टेल मी कि कितनी बार बनता है? ठीक है, मैं ही बता देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कि एलिजिबल फॉर री इलेक्शन है और इनडेफिनिट टाइम्स, जब तक वो जिंदा हैं उतनी बार वो इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज नो पर्टिकुलर लिमिट ऑन द टेन्योर और ऑन द टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट। कभी भी रिजिग्नेशन सबमिट कर सकते हैं, जैसे अभी करा फॉर हेल्थ रीजन टू द प्रेसिडेंट। एंड थर्ड इज, अगर रिमूव करना है तो मैंने शुरू में ही बताया था कि राज्यसभा का रेजोल्यूशन पास होगा और राज्यसभा से ही इनिशिएट हो सकता है, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। तो जस्ट फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ दैट ऑफिस राज्यसभा से ही इनिशिएट होता है, लोकसभा से इनिशिएट नहीं होता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट डिटेल पे आ जाते हैं, बिकॉज यहां पे एक वाइस प्रेसिडेंट है जिसने अपना ऑफिस रिजाइन किया है या वेकेट किया है व्हाइल ही वाज इन ऑफिस। तो मिड टर्म में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और ये ऐसा सिर्फ थर्ड इंसिडेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जगदीप धनखड़ का ये जो इंसिडेंट है रेजिग्नेशन का, ये सिर्फ ऐसा थर्ड इंसिडेंट है। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था 1969 में, उसके बाद 1987 में, बट दोनों ही केस के अंदर में उन्होंने रिजाइन किया था बिकॉज दे वर कंटेस्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस। तो जब वो प्रेसिडेंट का ऑफिस कर रहे थे तो इसलिए उन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करा था एंड देन दे वर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले है वीवी गिरी, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में रहते हुए रिजाइन किया बिकॉज ही वाज कंटेस्टिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन। सेकंड इज आर वेंकट रमन, जो 87 में उन्होंने रिजाइन करा था बिकॉज ही वाज कंटेस्टिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो जगदीप धनखड़ का केस इसलिए अलग है बिकॉज फॉर हेल्थ रीजन रिजाइन करने वाले, अपने ऑफिस को छोड़ने वाले, वो पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो मिड टर्म में हेल्थ रीजन की वजह से रिजाइन कर रहे हैं। तो ये 3 वाइस प्रेसिडेंट के एग्जांपल हो गए जिन्होंने मिड टर्म में रिजाइन किया था। ओके, तो ये 3 हो जाएंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है बिकॉज आई वांट कि हम वाइस प्रेसिडेंट वाला सब कुछ यहीं कवर कर लेते हैं। एंड मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट अगर वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया तो यहां से सारे क्वेश्चन हमारे बन के आ रहे हैं। तो सारे वाइस प्रेसिडेंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहां पे कवर कर, जिसमें सबसे पहले तो जो सबसे पहले हैं उन्हीं का हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन्होंने 2-3 इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो हम कवर कर रहे हैं। तो पहला कि ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे। सेकंड, ये ओनली वाइस प्रेसिडेंट है जो यूनैनिमसली इलेक्ट हुए थे। सो नॉट जस्ट ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इनका जो इलेक्शन था वो यूनैनिमस था, यानी कि इनके अगेंस्ट में कोई भी स्टैंड नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो ही इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 फुल टर्म्स को सर्व करा है, बट ही इज नॉट द ओनली वन। यानी कि ऐसे 2 वाइस प्रेसिडेंट तो हैं एटलीस्ट जिन्होंने 2 टर्म्स करे हैं और कंसेक्यूटिवली करे हैं, इन्होंने भी करे हैं। और जो सेकंड एग्जांपल है आपके, वन ऑफ द मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी 2 फुल टर्म बैक टू बैक करे थे। तो इनके ये 3 पॉइंट्स और ये फर्स्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई वुड इवन सजेस्ट कि आप इनका जो टेन्योर है 52-62 ये भी पता करें। इसके बाद आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन का ऑफिस, जो फर्स्ट मुस्लिम थे वाइस प्रेसिडेंट। Later he became the first Muslim president of India also, and he died in office while he was president in 1969. तो
एक्सक्यूज मी, तो ये पहले मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट है, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, एंड ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस। तो ये जाकिर हुसैन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं वीवी गिरी। तो ये हमने पहले भी देख लिया था कि ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट और उन्होंने रिजाइन करा एंड देन मिड टर्म में एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट। इंटरेस्टिंगली ही हैज एक्टेड एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बिकॉज द प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, दिस प्रेसिडेंट ओनली ही डाइड इन ऑफिस, इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड रिजाइंड वाइस प्रेसिडेंट मिड टर्म। तो ये 3 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे। एंड इंटरेस्टिंगली वीवी गिरी इज द ओनली एग्जांपल जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह उन्होंने स्टैंड किया था इलेक्शन के अंदर में और ही वॉन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन, यानी कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, इंडिपेंडेंट इन्होंने ये कंटेस्ट करा था और ही वॉन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। प्रेसिडेंट वाली की बात हो रही है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पर्सन रहा है इस पर्टिकुलर लिस्ट में वो होंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द ओनली एग्जांपल वेयर अ पर्सन हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही हैज बीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, तो यहां पे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, देन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट एंड व्हाइल ही वाज ऑन ऑफिस, तो उस टाइम में जो आपके प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए इन्होंने भी एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल भी यहां पे निभाया था। इसके बाद आता है शंकर दयाल शर्मा। तो वाई ही इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने भी मल्टीपल टाइप के ऑफिसेस करे हैं। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेटर ऑन ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं के आर नारायणन। ही वाज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे याद है बिकॉज ही लेटर बिकेम द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। सो ही वाज द फर्स्ट दलित वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये के आर नारायण का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कृष्ण कांत। तो ही वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। इससे पहले जो थे कि प्रेसिडेंट की डेथ हुई है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, बट कृष्ण कांत वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिनकी डेथ इन ऑफिस हुई थी। फिर आता है भैरव सिंह शेखावत। तो भैरव सिंह शेखावत ही वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट बीजेपी लीडर टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट यू हैव मोहम्मद हामिद अंसारी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आफ्टर एच राधाकृष्णन ही इज द ओनली सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, या ऐसे 2 ही हुए हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने 2 टर्म्स यहां पे सर्व करे हैं। वो थे एक तो एस राधाकृष्णन और सेकंड है आपके हामिद अंसारी। एंड फाइनली यहां पे अब आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जब ऑफिस वेकेंट हो जाता है तो आपका क्या होता है। तो पहला है कि कोई प्रोविजन नहीं है एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए तो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का है, बट एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं होता है। डेप्यूटी चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो एज अ चेयरमैन फंक्शन करता है राज्यसभा के अंदर में बिकॉज चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होता है। और इलेक्शन जो है वो एज सून एज पॉसिबल बोला हुआ है, इमीडिएटली नहीं है, कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो भी नया वाइस प्रेसिडेंट हम इलेक्ट करेंगे वो फुल 5 टर्म्स यहां पे सर्व करेगा, ना कि जो रिमाइंडर टर्म्स है। जैसे अभी जगदीप धनखड़ के 2 साल और बचे थे, तो ऐसा नहीं जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा, जिसको भी अपॉइंट किया जाता है वो नेक्स्ट 5 ईयर तक कंटिन्यू करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे आपके रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये था द टॉपिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं, हमने करीब करीब सारे ही कवर कर लिए हैं। ओके, तो ये इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। आप इसको वीडियो को पॉज करें अगर जल्दी चल रहा है तो, और उसके बाद पॉज करके फटाफट से नोट्स लिख के आप आगे मूव करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉशंस ईडी अगेंस्ट बीइंग यूज्ड टू फाइट पॉलिटिकल बैटल्स। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर नसीहत दी है, या हम कह सकते हैं कि फटकार लगाई है, स्कोल्डिंग दी है कि आप प्लीज सुप्रीम कोर्ट को एक पॉलिटिकल बैटल के लिए यूज ना करें, इसको आप लिमिटेड पर्पस के लिए ही यूज करें, विच इज कि जब कोई जेन्युइन केस हो। तो यहाँ पे आप इसे एक पॉलिटिकल कोर्ट रूम ना बनाइए। यहां पे जो ये पर्टिकुलर कोर्ट है ये एक्चुअल में लीगल केसेस के लिए है, और यहां पे दोनों साइड से ही मिसयूज किया जा रहा है। तो यहां पे कर्नाटका के 2 केस थे जिसकी हियरिंग चल रही थी। तो ये वाला पर्टिकुलर केस था अगेंस्ट द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धरामैया। उनके अगेंस्ट में एक लैंड ग्रैबिंग का एलिगेशन है, मुड्डा करके केस है उस नाम का। तो उसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस था उसको हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था। तो फिर
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी क्लियर कि नाउ इट लुक्स लाइक कि ईडी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। तो ये कोर्ट ने यहां पे क्लैरिफाई करा है कि प्लीज कोर्ट को पॉलिटिकल टूल की तरह यूज ना करें। आपको समझना पड़ेगा कि ये अगर आप ऐसे यूज करोगे तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और आपके अगेंस्ट में एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो सिंपली उन्होंने बोला कि डोंट मेक अस ओपन आवर माउथ, कि हम इससे एक्सपेक्ट भी मत करो कि हम ओरल ऑब्जर्वेशन देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज योर पर्टिकुलर एक्ट ओनली। एट द सेम टाइम मॉर्निंग के अंदर में भी कर्नाटका से ही बीजेपी के एमपी हैं तेजस्वी सूर्या, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी, उनके अगेंस्ट में भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने केस फाइल किया था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया था। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को भी हेयर करने से मना कर दिया था ऑन दिस बेसिस ओनली। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, अगर हम रिसेंट टाइम में देखे हैं तो बहुत हद तक ये एलिगेशन अपोजिशन कंटिन्यूअसली लगाती रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपोजिशन की वॉइस को स्टिफल करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, घोटने के लिए, गला घोटने के लिए यहां पे यूज किया जा रहा है और इसको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट भी इन केसेस में उसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं कि ईडी को आप पॉलिटिकल टूल की तरह यूज ना करो। तो बिकॉज ईडी आपका न्यूज में है, हर साल रहता है, पिछले साल भी था। गुड थिंग फॉर यूएस कि ये लास्ट ईयर नहीं आया है और अभी तक भी इंपॉर्टेंट है, तो इस साल भी इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? तो जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये बेसिकली जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर केस में प्रोसिक्यूशन करने के लिए हमने क्रिएट करी है। अब इंटरेस्टिंगली ये लगती तो पुलिस फोर्स है, बिकॉज कई बार ये, क्योंकि इसके पास अरेस्ट की पावर भी है और ये बेसिकली लोगों को अरेस्ट करके उनको इन्वेस्टिगेट भी करती है। बट अनलाइक अदर पुलिस फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ये आपकी आती है अंडर, यहां पे नहीं नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा, वो आती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में, और वहां पे ये एक फाइनेंशियल एजेंसी की तरह फंक्शन करती है। तो यहां पे गिवन भी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इंटेलिजेंस भी गैदर करेगी कहीं पे कोई इकोनॉमिक क्राइम हो रहा है, और कुछ क्राइम हो रहा है तो उससे फाइट करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइम से फाइट करने के लिए ये यहां पे उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगी और आगे प्रोसिक्यूट भी करेगी। ओके, मेजरली ये डील करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केस से, और यहां पे कोई फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हुआ हो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसका क्रिएशन किया गया था टू बेसिकली इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर एक्ट नोन एज फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसको यहां पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये पर्टिकुलर यूनिट क्रिएट करी थी, बट लेटर ऑन हमने फेरा को ही रिमूव कर दिया। तो हमने उसके बाद में एक और एक्ट बनाया था फेमा करके, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड योर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इन दोनों एक्ट्स के अंदर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अब यहां पे इन्वेस्टिगेट करती है और एक्शन लेती है। तो डू नॉट वरी, अभी हम सबको समझेंगे एक एक करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 56 में ईडी का क्रिएशन करा गया था, बट तब इसे ईडी नहीं ईयू कहा जाता था, इन्फोर्समेंट यूनिट कहा जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिर 57 के अंदर में इसको रीनेम कर दिया गया एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फिर जब फेरा रिमूव हो गया तो दो नए लॉज बनाए गए, एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और ये दोनों वो लॉज हैं। ओके, तो ये दो वो लॉज है, इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, फेमा है और एक पीएमएलए है। इन दोनों एक्ट्स को इन्फोर्स करने का काम ईडी का है। इसमें कोई भी केस होता है, तो कौन यहां पे इन्वेस्टिगेट करेगा, केस फाइल करेगा? इट्स गोइंग टू बी योर इन्फोर्समेंट डायरेक्ट। सो करंटली ये किसके अंदर में आता है? इट कम्स अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है। करंट ऑफिस होल्डर कौन है? तो ये वन लाइनर्स ही आपके राहुल नवीन, जो 2023 ऑनवर्ड्स इसके डायरेक्टर हैं और यही अभी इस डायरेक्टरेट को रन कर रहे हैं। मेजर पावर्स पे आ जाते हैं, जहां पे बहुत बार कंट्रोवर्सी होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लीगल रीजनिंग के लिए भी। तो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या क्या पावर है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के पर्टिकुलर केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हुए ये पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज को अटैच और कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अरेस्ट की पावर भी इनके पास में है। ओके, अरेस्ट यहां पे गिवन है। ओके, तो यहां पे इन्वेस्टिगेट करना केसेस को, जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी इनको लगती है उसको ये अटैच कर सकते हैं और कॉन्फिस्केट भी कर सकते हैं। सेकंड इज ये इंडिविजुअल को समन कर सकते हैं और उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड, मतलब कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर में इनके पास में विटनेसेस को समन करने की, उनके बयान लेने की, उनके एविडेंस को रिकॉर्ड करने की और एविडेंस लेने की पावर इनके पास में है। थर्ड इज सर्चेस कर सकते हैं
ये सीजर कर सकते हैं चीजों का और ये अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर में, इसलिए आई एम आस्किंग यू कि ये आप प्लीज कर लेना, ठीक है। तो रिमेंबर कि ये पावर ईडी के पास में होती है। सेकंड फेमा आ जाता है। फेमा के अंदर में इसके पास में क्या पावर है, तो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, फॉरेन एक्सचेंज में यानी टेररिस्ट फाइनेंस हो गया तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, तो वहां पे आपका जो एनएसए है वो इन्वॉल्व हो जाता है आपका। बट यहां पे अगर सिविल ऑफेंस है तो उस पर्टिकुलर सिविल ऑफेंस को यहां पे इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट करने का काम ईडी का होता है, पेनल्टीज इंपोज कर सकता है और वायलेशंस को भी एडजुडिकेट कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर पावर फेमा के अंदर में ईडी को हमने प्रोवाइड कर रखी है। ओके, तो ये है रिगार्डिंग ईडी। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये आई थॉट मैं इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी है, तो इसी कंटेक्स्ट में एक और मैं आपको केस बताता हूं कि जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, लेट से जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन है, जो एक्यूज है, वो किसी लॉयर की यहां पे हेल्प लेता है कि देखिए मेरे अगेंस्ट में ऐसे ईडी का केस बना है और आप बताइए मुझे प्रोफेशनल या जो लॉयर की एडवाइस होती है वो मुझे प्रोवाइड करिए कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए। अब यहां पे जो लॉयर पर्टिकुलर एडवाइस देता है ये कोर्ट में एक्शनेबल नहीं होती है, विच मींस कि लॉयर ने जो एडवाइस दी है लॉ के अंदर में या जैसी भी एडवाइस दी है उस बेसिस पे, उस एडवाइस के बेसिस पे आप लॉयर को यहां पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी रिसेंटली 2 सीनियर एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स थे उनको समन करा है उन पर्टिकुलर केस में, और ये यहां पे डायरेक्ट वायलेशन होता है आपके अटॉर्नी क्लाइंट कम्युनिकेशन प्रिविलेज का। अटॉर्नी और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है और वो किसी के केस में भी डिस्क्लोज नहीं हो सकती है। एट द सेम टाइम हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट था और अब जो नया आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके अंदर में भी ये प्रिविलेज पर्टिकुलर एविडेंस में प्रिविलेज आपके कम्युनिकेशन में फॉल करती है, तो ये डिस्क्लोज नहीं करी जा सकती है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी स्कोल्डिंग दी है, एक कड़ी फटकार लगाई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो रिमेंबर देयर इज अ अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, यानी आपके लॉयर और क्लाइंट के बीच में जो बात होती है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। उसमें आप कोर्ट भी अटॉर्नी को, लॉयर को यहां फोर्स नहीं कर सकता है कि आपने क्या एडवाइस दी थी। तो कम्युनिकेशन बिटवीन अ लॉयर एंड देयर क्लाइंट रिलेटेड टू लीगल एडवाइस इज कॉन्फिडेंशियल प्रोटेक्टेड। लीगल एडवाइस की बात है और कोई सी नहीं। सेक्शन 126 क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन बिटवीन लीगल एडवाइस एंड क्लाइंट्स। तो ऑब्वियसली आपको यहां ध्यान रखना है कि लॉ एकदम रैंडम नहीं बोलता है, यहां पे जो कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग अ लीगल एडवाइस वो आपकी प्रिविलेज होती है, वो नहीं करोगे। एंड थर्ड इज कि किसी भी लॉयर को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो डिस्क्लोज करे कि उससे क्लाइंट से क्या कम्युनिकेशन हुई थी, और यहां पे ये उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी भी होती है। तो प्लीज याद रखना कि प्रिविलेजेस ऑफ लॉयर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, सीएजी रिपोर्ट्स फ्लैग्स लैप्सेस अमाउंटिंग टू 573 करोड़ इन रेलवेज। तो आई एम श्योर आपने इस ऑफिस का नाम सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो पर्टिकुलर किसी भी फर्म के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उनको क्रॉस चेक करता है कि ये फाइलिंग सही हुई है या नहीं हुई है, ऐसे ही जो गवर्नमेंट की पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके रेवेन्यूज होते हैं, उसको ऑडिट करने का काम होता है आपके सीएजी का। ठीक है, तो जो सीएजी होता है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब रिक्वायरमेंट तो वहां पर भी होगी। तो जो सीएजी है उसने रेलवेज, इंडियन रेलवेज के अंदर में कुछ लैप्सेस को यहां पे आइडेंटिफाई करा है, एंड इसके हिसाब से करीब 573 करोड़ का यहां पे लॉस हुआ या कुछ करप्शन हुआ है रेलवेज के अंदर में, जो रिपोर्ट इन्होंने पार्लियामेंट को पेश करी है। ओके, तो बिकॉज ये रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है, बट सीएजी का ऑफिस जो है वो हमारे काम का है। तो सीएजी का ऑफिस जो है, अगेन आर्टिकल इज 148 जिसमें हमने सीएजी का ऑफिस को क्रिएट करा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पावर और ड्यूटीज क्या होती हैं सीएजी की, तो इनकी पावर्स और ड्यूटीज होती हैं कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी, इसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं उनकी ऑडिट करना।
ठीक है। तो सारे डिपार्टमेंट, रेलवेज एक्सेट्रा आ गए और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के खुद के बजट हो गए। इसके अलावा इनके अंडर में जो कंपनीज आती है उन सबकी भी जो एक्सपेंडिचर है, उनके जो रेवेन्यूज हैं, पैसे का यूटिलाइजेशन है, उसको यहां पे ऑडिट करना, चेक करना कि वो प्रॉपर है या नहीं है। ये काम कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। यहां पे आर्टिकल 148 में जो हमने ऑफिस क्रिएट करा है। 50 के अंदर में अकाउंट्स फॉर्मेट क्या होंगे वो बताया हुआ है। 51 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीएजी ये रिपोर्ट बना के किसको देता है? तो ये रिपोर्ट दी जाती है सेंटर की तो प्रेसिडेंट को, स्टेट की दी जाती है गवर्नर को, जो आपके लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट के अंदर में, और यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके पास में सबमिट। तो प्रेसिडेंट तो सबमिट करेगा पार्लियामेंट को और गवर्नर यहां सबमिट करेगा किसको? स्टेट लेजिस्लेचर को। तो यहां पे सीएजी अपनी रिपोर्ट देगा इन लोगों को और ये रिपोर्ट आगे देंगे। तो ये जो रेलवेज की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आपकी पेश करी गई थी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने इसको प्रेजेंट करा है आपके लोकसभा के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में, और वहां पर ये पर्टिकुलर लॉस की बात हमें सामने पता पड़ती है। ठीक है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ द सीएजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, बिकॉज यहां पे जो सीएजी है वो ऑडिट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो यहां पे अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर पे अगर कंट्रोल रखेगी तो फिर वो कहां से हमें बता पाएगा कि गवर्नमेंट के अंदर में कौन सा करप्शन चल रहा है। इसलिए जो सीएजी का ऑफिस होता है उसको सिस्टमैटिकली अंडर द सिस्टम उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहली चीज तो ये है कि वो आंसरेबल नहीं है टू द एग्जीक्यूटिव। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है मतलब गवर्नमेंट है, उसको ये आंसरेबल नहीं है। सेकंड जो है, इसकी जो सैलरी होती है, उसकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं वो प्रोटेक्टेड बाय लॉ है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसके अंदर में जिस पर्टिकुलर सैलरी पे, जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस पे सीएजी को अपॉइंट किया जाता है वो चेंज नहीं की जा सकती हैं एक बार वो अपॉइंट हो गया। तो करंटली आपको अगर सीएजी पता हो तो प्लीज उनका नाम बता दीजिए मुझे, करंट सीएजी का। तो जो करंट सीएजी हैं जिनको, उनको जिस सैलरी पे हमने करा है और जो उनके कंडीशन है, एग्जांपल के लिए कि उनको घर से ऑफिस आने के लिए, ऑफिस से घर आने के लिए गाड़ी मिलेगी, उनको ये पर्टिकुलर अलाउंसेस भी मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो अब इन बिटवीन जब वो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं उनको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर मैं चेंज करता भी हूं तो जो नेक्स्ट ऑफिस होल्डर होगा वो उस पे अप्लाई होगा, इनके ऊपर पे अप्लाई नहीं होगा, सो दैट इनके ऊपर पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल ना रहे। ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, एक बार जब सीएजी रिटायर हो जाता है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे सेंटर का हो, स्टेट का हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूं, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है, बट क्या वो गवर्नर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? सो आंसर वुड बी यस, बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफिस नहीं है, ये इलेक्टेड ऑफिस है। तो गवर्नर को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ये होल्ड कर सकते हैं, बट जहां पे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है वो ऑफिस ये होल्ड नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। तो इनको रिमूव करने का प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है और वो सेम है जो इंपीचमेंट का प्रोसेस होता है एक जज का। तो सीएजी भी सिर्फ उसी तरीके से हो सकते हैं। तो कुछ ये स्पेसिफिक सीएजी रिपोर्ट से जिनको हमने, जो बहुत बड़े स्कैम्स निकल के बाहर आए थे और उनको हम यहां पे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीएजी का फेमस एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जिसको हम 2G स्कैम रिपोर्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हमें पता पड़ा था कि 2G स्पेक्ट्रम के अंदर में गवर्नमेंट को 1.76 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड यहां पे पर्टिकुलर लॉस हुआ था। ऑल्दो लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि ये नोशनल था, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ था। सेकेंड 2012 के अंदर में इट वाज एस्टिमेटेड कि 1.86 लाख करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेटेड लॉस हुआ है कोल ब्लॉक के एलोकेशंस के अंदर में, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वॉश कर दिए थे, मतलब सारे एलोकेशंस को एंड कर दिया था। थर्ड, रफाल डील जो आपकी क्वेश्चन करी गई थी, जो अभी रफाल हम सुनते रहते हैं, इसमें भी एलिगेशंस लगे थे करंट गवर्नमेंट के ऊपर पे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ रॉन्ग डीलिंग्स करी है। हाउएवर ये जो रिपोर्ट सीएजी की आई थी उसमें जो गवर्नमेंट है उसको क्लीन चिट मिली थी। हाउएवर इट वाज सेड कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है इसमें इश्यूज हैं, बट इनको भी करेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आयुष्मान भारत आपकी जो स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपए तक का हर फैमिली को यहां पे पर्टिकुलर इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें इरेगुलरिटीज को फाउंड किया गया था। तो बहुत सारे फ्रॉडुलेंट हॉस्पिटल के क्लेम्स थे, उनको यहाँ पे एक्सपोज किया गया कि बहुत सारे झूठे बिल बना के यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा लिया जा रहा है। और करंटली रेलवे का ऑडिट का केस आपके सामने ही है जिसमें 573 करोड़ का यहाँ पे कुछ करप्शन बताया जा रहा है। सो दीज आर सम नोटेबल सीएजी रिपोर्ट्स जो रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं, जिस वजह से सीएजी आपका जो है वो न्यूज के अंदर में है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं निसार फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट ऑफ नासा एंड इसरो शेड्यूल टू बी लॉन्च्ड। तो स्पेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं। तो निसार सैटेलाइट बहुत टाइम से न्यूज में है। निसार का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। निसार स्टैंड्स फॉर नासा, एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो और सिंथेटिक एपर्चर रेडार। तो ये एक हमारी सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को इंडिया ही लॉन्च कर रहा है ऑन द रॉकेट GSLV F-16। रॉकेट का नाम पता होना चाहिए, GSLV F-16 है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV। तो निसार जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है, जो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट क्या होती है? ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व करती रहती है, अर्थ की फोटोज लेने कंटिन्यूअसली। तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी और इसको प्राइमरली हम यूज करेंगे फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के अंदर में, उनकी स्टडी के अंदर में हमें ये हेल्प करेगा। इसके अलावा ग्लेशियर्स की क्या स्पीड ऑफ मेल्टिंग है उसमें ये पर्टिकुलरली हेल्प करेगा। और इसके अलावा फ्लड्स या ड्राउट, इनका कोई सिचुएशन है, कोई डिजास्टर आ सकता है, उसमें भी हम निसार सैटेलाइट को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग योर निसार सैटेलाइट। तो वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट। ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये अर्थ के पोलर ऑर्बिट के अंदर में रोटेट करेगी और ये एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है उसमें होगी। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है? तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होती है जो सन से सिंक्रोनाइज है, मतलब ये एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है टू द सन। तो हमेशा सन को एक पर्टिकुलर एंगल पे ये करेगी। जैसे ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है ये 98.4 डिग्री के एंगल पे रहेगी फ्रॉम सन। तो उससे होता क्या है? तो अगर लेट्स से कि कोई ये अर्थ का एक पॉइंट है, जयपुर है, और जयपुर पे ये रोज जो सैटेलाइट है आफ्टरनून में 2 PM पे दिखती है, आफ्टरनून पे 2 PM पे होती है। तो नेक्स्ट ये जब रोटेट होके आएगी, पूरा एक रोटेशन लेगी, तो नेक्स्ट डे भी ये 2 PM पे ही इस सेम पॉइंट को ऑब्जर्व कर रही होगी। यानी कि हर पर्टिकुलर प्लेस को ये सेम टाइम पे देखती है। तो जो लाइट होती है वो सेम इंटेंसिटी की पड़ रही है, तो उससे जो स्टडी हो पाती है, क्योंकि लाइट अगर सेम है तो उसके बाद में जो बाकी की उसकी ऑब्जर्वेशंस है वो सिमिलर होंगी लाइट के बेसिस पे भी। तो इसलिए हम इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखते हैं। तो निसार सैटेलाइट आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक अपडेट है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्या है ऑब्जर्वेशन भेजी है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहाँ पे किया जा रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। इफ यू नो, बिहार के अंदर में जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं जिसमें सारे वोटर लिस्ट जो होती है, वोटर्स के नाम होते हैं, उसको यहाँ पे रिवाइज करा जा रहा है, वापस से नाम को क्रॉस चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर किसी का नाम उस रोल में से एक्सक्लूड भी हो जाता है, इट डज नॉट मीन कि ये उनके सिटीजनशिप का प्रूफ मान लिया जाएगा और उनको सिटीजनशिप भी उनकी लूज हो जाएगी। इट इज ओनली फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया था कि आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है इसको भी एज अ प्रूफ मानो फॉर योर सिटीजनशिप। यानी कि इलेक्टोरल रोल के प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को और राशन कार्ड को यहां पे यूज करो। और इलेक्शन कमीशन ने उनको एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, स्टेटिंग कि ये सिटीजनशिप की एक्सरसाइज नहीं है, ये इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने की एक्सरसाइज है। और रिवाइज करने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन की प्लीनरी पावर है और यहां पे उसके पास में पूरा राइट है कि वो उसको रिवाइज कर पाए। तो यहां पे एक ही अपडेट है। अगेन SIR के बारे में जानना है तो आपको पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, अदरवाइज इतना भी आपको पता है तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। नेक्स्ट पे आते हैं। गवर्नमेंट एग्रीज टू 16-hour डिस्कशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर एंड पहलगाम टेरर अटैक अमिड अप्रूवर इन लोकसभा। तो ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने कंडक्ट किया था आफ्टर द पहलगाम अटैक, उसके बाद से ये पहला सेशन है जो पार्लियामेंट का हो रहा है। एंड ऑपोजिशन की ये डिमांड थी कि जैसे ही ये सेशन स्टार्ट हो, वी वांट कि सबसे पहले पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पे डिस्कशन हो, बिकॉज न्यूज के अंदर में अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं। जैसे रिसेंटली ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 5 पर्टिकुलर फाइटर जेट से जो डाउन हुए थे, तो
उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इट वाज आई जिसने इस पर्टिकुलर सीज फायर को यहां पे इंडिया पाकिस्तान के अंदर में फाइनलाइज कराया। तो अपोजिशन हैज बीन आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर कि आप क्लैरिफाई करिए कि क्या हमें कोई जेट प्लेन्स का यहां पे लॉस हुआ है, नहीं हुआ है, या जो सीज फायर है इट इज वाज इट बिकॉज ऑफ यूएस इंटरफेरेंस कि आपने यहां पे सीज फायर करा। तो गवर्नमेंट जो थी उसने एग्रीमेंट दिया है कि हम 16 घंटे तक इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, 3 दिन तक हम डिस्कशन करेंगे टाइम निकाल के, और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट करा है, ये सब क्या है। तो आपका जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर में क्या प्रोसीजर है, फंक्शन क्या है, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो पार्लियामेंट है उसमें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। अब हमें एक सिस्टम बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने अलग अलग मेंबर्स का ग्रुप बनाया और उनका हमने क्या करा, एक कमिटीज में डिवाइड कर दी। तो ऐसे ही एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसका नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। अब ये कोई कमर्शियल बिजनेस नहीं कर रही है, यहां पे जो पार्लियामेंट का रोज का काम है, पार्लियामेंट का जो बिजनेस है रोज का, उसमें कैसे उसको करना है, उसको सजेस्ट करने के लिए उसका क्या शेड्यूल होगा, उसके लिए हमने ये बीएससी कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई है। तो ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो डिसाइड करती है एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ बिल्स एंड अदर बिजनेसेस। तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर में किस टॉपिक पे कितनी देर बात होने वाली है, कितना हमें डिस्कशन करना है, कौन से बिल्स हमें इंट्रोड्यूस करने हैं, वो सारा का सारा जो काम होता है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। और इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर में लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, और गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं और जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं उनके भी मेंबर्स होते हैं। तो ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पे कितने टाइम हमें देना है। तो इस कमेटी ने यहाँ पे 16 आवर्स एलोकेट कर दिए हैं ऑपरेशन सिंदूर और उसके लिए। तो बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, आप मत समझ लेना कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है या गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है। गवर्नमेंट ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को यहाँ पे सजेशन दे दिया है कि हम रेडी हैं, अपोजिशन भी एग्री हो चुका है 16 आवर्स के लिए। तो अब इश्यू क्या चल रहा है, अब तो इश्यू इतना सा है कि अपोजिशन चाहती कि अभी के अभी यहां पे हो जाए, और गवर्नमेंट कह रही है कि अभी वेडनेसडे को आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो फॉरेन एक टूर पे जाने वाले हैं, तो या तो उससे पहले या उसके बाद ही वो डिस्कशन हम कर पाएंगे। ओके, तो कुछ इनकी इंफॉर्मेशन भी है। लोकसभा का जो बीएसी होता है ये स्पीकर होल्ड करता है, राज्यसभा का बीएसी चेयरमैन करता है। तो अभी चेयरमैन तो रिजाइन कर चुके हैं, यहाँ पे उन्होंने तो ऑफिस वेकेट कर दिया है, तो डेप्यूटी चेयरमैन हो जाएगा यहाँ पे। करंटली 15 मेंबर्स लोकसभा की कमेटी में, 11 मेंबर्स राज्यसभा की कमेटी में है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी सीनियर एमपीज इसके अंदर में आते हैं, और ये इनके फंक्शंस होते हैं। कौन से बिल और इश्यूज पे डिस्कशन होगा, कितनी देर होगा, डेली शेड्यूल क्या होगा, टाइम प्रोपोर्शनेटली हो, और कुछ भी। और इसके अलावा कंटेंट्स की बात नहीं करते, किस किस बातों पे करा जाएगा, बट किसको कितना टाइम मिलेगा, कौन सा बिल होगा, ये डिस्कशन वो कर सकते हैं, वो डिसाइड यहां पे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। तो अगर मैं इसको पूरा समराइज करके आपको एक लाइन बोलूं तो आई एम श्योर क्लैट प्रेप के सब स्टूडेंट्स को पहले से ही पता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर में जो राइट टू वोट है वो सिर्फ एक लीगल राइट है, एक वो स्टैट्यूटरी राइट है, और ना तो ये फंडामेंटल राइट है, ना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एज ऑफ नाउ। मैं एज ऑफ नाउ क्यों कह रहा हूं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इसे आगे जाके चेंज कर सकता है, बट करेंटली जो आपका राइट टू वोट है वो एक लीगल राइट है, ठीक है। और लीगल राइट किसमें, तो ये लीगल राइट है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको वो, तो ये आपको समझना है, ठीक है। तो रिमेंबर, राइट टू वोट इन इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी राइट। तो बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया था, आई थॉट उसको कवर कर लेते हैं। ये जो पर्टिकुलर राइट है, बिकॉज स्टैट्यूटरी राइट है, तो पार्लियामेंट इसको ग्रांट करता है और रेगुलेट भी करता है। आर्टिकल 326, कई लोग कहते हैं कि आर्टिकल 326 में राइट टू वोट गिवन है, बट आर्टिकल 326 में एग्जैक्टली राइट टू वोट नहीं गिवन है, उसके अंदर में प्रिंसिपल जो होता है वोट का वो गिवन है, विच इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या है, यूनिवर्सल का मतलब है हर कोई इंडिया के अंदर में उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। एडल्ट का मतलब है यहां पे कि 18 प्लस, जो भी एडल्ट की डेफिनेशन होगी, तो पहले 21 प्लस होती थी, अब 18 प्लस है इंडिया में एडल्ट की डेफिनेशन। तो जो कोई भी 18 प्लस है और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसके पास में फ्रेंचाइजी का राइट होगा, मतलब फ्रेंचाइजी मतलब है यहाँ राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल 18 प्लस राइट टू वोट, ठीक है, ये हो जाएगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लेस देन 18 इयर्स एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू रजिस्टर्ड एज अ वोटर। तो देखिए, शैल नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि जो आर्टिकल 326 है वो क्वालिफाई कर देता है कि अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो तो आपके पास में राइट टू वोट नहीं है। तो हम यहाँ पे इस इंटरप्रिटेशन पे कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी राइट टू वोट नहीं है। अब अगर आपका सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसी का इंटरप्रिटेशन चेंज करके यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डिराइव भी कर देगा, और हमारे पास ऐसे कुछ केसेस भी हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसे डिक्लेयर करा हुआ है, बट उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे।
ठीक है। तो अब आते हैं आरपीए 1950, नॉट 51, 1950, उसका सेक्शन 16 क्या कहता है, कोई भी जो नॉन सिटीजन है वो डिस्क्वालिफाइड है टू बी इनरोल्ड एज अ वोटर, तो सिटीजन होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेकंड सेक्शन 19 है जो कहता है एवरी पर्सन शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो स्पेशल इंटेंसिव आपका रिवीजन चल रहा है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बेसिस पे ही करने के लिए किया जा रहा है, तो एटलीस्ट 18 ईयर्स होना चाहिए एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए। सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 51, जिसके अंदर में राइट टू वोट गिवन है। सेक्शन 62 है जहां पे ये राइट टू वोट गिवन है, तो ये आप याद कर सकते हैं सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, जो राइट टू वोट का हमें राइट प्रोवाइड करता है टू एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द इलेक्टोरल रोल। तो हमेशा ध्यान रखना, आप अगर एक पोलिंग बूथ पे जाते हो और आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है, तो ये मत समझ लेना कि अब आपके पास वोटर आईडी कार्ड है जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है तो अब आपके पास में राइट टू वोट हो गया, आप वोट डालोगे। यहां पे आपको इलेक्शन बूथ वाले जो हैं वो मना कर सकते हैं ऑन वन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो द ओनली रीजन या द ओनली कंडीशन जिसमें आपको वोट अलाउड होता है वो होता है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। और दूसरा ये यहीं पे बोलता है कि जो लोग प्रिजन के अंदर में या अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड है अंडर सम लॉ, वो लोग भी वोट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लोग प्रिजन के अंदर में होते हैं और किसी लॉ में डिस्क्वालिफाइड कर रखा है तो वो भी वोट नहीं कर सकते। मान लो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो करप्शन के केस में जेल में है या उस पर करप्शन का केस चल रहा है या प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, वो भी वोट नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 62 यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे। तो ये दो मेन केसेस है जिसमें पहली बार ये हेल्ड डाउन किया गया था कि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। फिर कुलदीप नैयर का केस आता है, अगेन अ वेरी फेमस केस। इसके अंदर में बोला अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जज की बेंच ने बोला कि इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। फिर पीयूसीएल का केस आता है जिसमें जस्टिस पीवी रेड्डी, जिन्होंने एक डाइसेंटिंग ओपिनियन का उन्होंने रिमार्क दिया, डाइसेंटिंग तो नहीं, रिमार्क का मतलब है ओरल ऑब्जर्वेशन दी या फिर उनका ये रेशियो नहीं था केस का, सिर्फ ओबाइटर था। उसमें उन्होंने कहा कि ये वाइल फंडामेंटल नहीं है बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और फिर आपके 2015 में राजबाला केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार का डिक्लेयर कर दिया कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर केस। हाउएवर सबसे जो रीसेंट केस है अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में हमने कुछ चेंजेस करे थे कि उनकी एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है कि राइट टू वोट इन इंडिया जो है वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। तो ये चीज याद रख लेना कि इंडिया में राइट टू वोट जो है वो सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है। ओके, एक और हम आर्टिकल करने वाले हैं, एक लास्ट आर्टिकल है आज का ये, विच इज व्हाट हैव कोर्ट्स रूल्ड विद रिस्पेक्ट टू एआई एंड कॉपीराइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये लीगल रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव कि अच्छा पेपर बनाएंगे, और एलेट वाले बहुत अच्छा बनाते हैं, तो एलेट में रीजनिंग में लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे आपका चैट जीपीटी है, ये जो सब आपके चैट बॉट्स हैं, इनको ट्रेनिंग करने के लिए हमें डेटा चाहिए। और डेटा कहां से आएगा, जो पहले से अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर पे, वहीं से डेटा आएगा। अब जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो पब्लिक डेटा भी हो सकता है और वो कॉपीराइटेड डेटा भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि हम कोई भी बुक ले लेते हैं, जैसे लेट्स से हैरी पॉटर की बुक ले लेते हैं। अब हैरी पॉटर की जो बुक्स हैं वो बुक्स जेके रोलिंग ने लिखी है, और वो पर्टिकुलर बुक जो है वो कॉपीराइट मटेरियल है। मतलब कि उस पर्टिकुलर वर्क को यूज करने के लिए आपके पास में उसके ऑथर की परमिशन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है जहां नहीं जरूरत होती है, बट अगर आप उसको कुछ भी कमर्शियली यूटिलाइज कर रहे हैं तो वहां पे उसके लिए आपको ऑथर की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर वो फेयर यूज में फॉल करे। तो एआई को अगर मैं ट्रेन करने के लिए कोई कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर रहा हूं और विदाउट परमिशन कर रहा हूं, तो क्या ये कॉपीराइट लॉ का ब्रीच तो नहीं है? और यही क्वेश्चन जो है सिर्फ इंडियन कोर्ट्स ही नहीं, वर्ल्ड ओवर जितने भी कोर्ट्स हैं जहां पे आपका एआई जो है वो डेवलप हो रहा है, जैसे यूएस, यूके, एवरीवेयर, वहां पे यही क्वेश्चन चल रहा है कि एआई जो है अगर वो ट्रेन हो रहा है ऑन कॉपीराइटेड मटेरियल, तो क्या यहां पे कोई कंपनसेशन देने की रिक्वायर्ड है या फिर ये पर्टिकुलर चीज अलाउ नहीं होनी चाहिए? तो उसी चीज को हम यहां समझ रहे हैं।
ओके तो आपको सिंपल सा बता देता हूं कि कॉपीराइट मटेरियल जो होता है वो बिना ऑथर के परमिशन के आप यूज नहीं कर सकते हो अनलेस वो फेयर यूज की कैटेगरी में, फेयर डीलिंग या फेयर यूज। तो फेयर यूज जो होता है यही एक कॉपीराइट मटेरियल का एक्सेप्शन होता है कि अगर आप फेयर यूज कर रहे हो, उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं है, तो आपको अलाउड होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज अगर आप समझ गए तो एआई का और कॉपीराइट का कोई भी क्वेश्चन आएगा लीगल में आप इजीली कर लोगे। तो आपको यहां पे 2 पॉइंट समझने हैं। सीधे यहां पे आता हूं मैं लीगैलिटी के ऊपर। तो कोई भी पर्टिकुलर चीज लीगल है, यानी कि एआई का जो पर्टिकुलर यहां पे अगर मैं यूज कर रहा हूं डेटा को, कॉपीराइटेड मटेरियल को एआई को टीच करने के लिए, उसको लर्न कराने के लिए, उसको पैटर्न्स सिखाने के लिए, तो उसमें 2 पर्टिकुलर फैक्टर्स मुझे फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि जो एआई जनरेटेड आउटपुट है वो उस पर्टिकुलर कॉपीराइटेड मटेरियल के मार्केट को हार्म नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं हैरी पॉटर्स की बुक यूज करके कोई हैरी पॉटर टाइप की बुक बनाना चाह रहा हूं, कोई नॉवेल्स बनाना चाह रहा हूं, उसी टाइप का कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूं और उस वजह से हैरी पॉटर बुक्स की सेल है उसको कोई हार्म हो सकता है, तो ऐसा कोई वर्क अलाउड नहीं होगा। जैसे कि मैं कोई सॉन्ग है उसको कॉपी करता हूं और उसकी इमीडिएटली एक और वैसा ही सॉन्ग निकाल देता हूं, जिस वजह से जो ओरिजिनल सॉन्ग था वो पर्टिकुलर सॉन्ग लोग नहीं सुनते हैं, उससे उसका मार्केट डाउन जा रहा है। तो अगर ये सिचुएशन है तो आप उसमें वो कॉपीराइट का यहां पे ब्रीच हो जाएगा। और सेकंड जो और भी इंपॉर्टेंट है कि आप यूज कर सकते हो, फेयर यूज कब होता है, जब वो ट्रांसफॉर्मेटिव और सब्स्टिट्यूटिव हो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रांसफॉर्मेटिव या सब्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो यहां पे समझिए, ट्रांसफॉर्मेटिव या सब्स्टिट्यूटिव का मतलब यह है कि कोई भी कॉपीराइट मटेरियल जो है उसको आप एआई के लिए यूज तब तक कर सकते हो जब तक वो उसको ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, इट इज अ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ द ओरिजिनल। तो कीवर्ड क्या है? तो कीवर्ड यहां पे यह है कि एआई को अगर मैं ट्रेन करता हूं और वो उस पर्टिकुलर मटेरियल से कुछ लर्निंग लेके, जैसे कोई राइटर है उसने सामने वाली बुक से कुछ सीखा और उस बेसिस पे अपना कोई नया चीज बनाया, तो वहां पे वो एक एग्जांपल हो जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क का। तो फेयर यूज के अंदर में अगर मैं लेट्स से कोई पर्टिकुलर क्लिपिंग यूज कर रहा हूं, कोई साउंड यूज कर रहा हूं और उससे मैं अपना खुद का जो काम है उसको बेटर कर रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर चीज फेयर यूज के कैटेगरी में आती है। बट अगर वहां पे वो ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है, वो हैरी पॉटर का कैरी पॉटर बन गया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो सब्स्टिट्यूटिव नहीं मानी जाएगी। उससे अगर कैरी पॉटर से हैरी पॉटर की मार्केट को हार्म हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट, वो चीज अलाइन नहीं होगी। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर मुझे कॉपीराइट और एआई का कहीं पे कंफ्लिक्ट होगा तो ये 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो यहां पे आपके लीगैलिटी को डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। अगर ये 2 फुलफिल हो गए तो फेयर यूज है, अगर इनमें से एक भी फुलफिल नहीं हुआ, दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुआ, तो वो फेयर यूज नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है बट हार्म कर रहा है अगर मार्केट को, तो भी वो अलाउ नहीं होगा। ओके, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट रूलिंग्स हम देखें, यूएस यूके के कोर्ट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग ऑन लीगली एक्वायर्ड कॉपीराइटेड वर्क्स में क्वालिफाइज फेयर यूज, कि अगर कॉपीराइट मटेरियल आपने लीगली एक्वायर करा है तो वो अलाउड हो सकता है एआई के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव यूज जो है इज की टू क्लेमिंग फेयर यूज। तो ट्रांसफॉर्मेटिव यूज जो है यहां पे आप ओरिजिनल वर्क को यूज करके बेटर कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो वो अलाउ किया जा सकता है। और कुछ केसेस में जज ने बोला कि कंपनसेट करने की रिक्वायरमेंट है, बट अभी भी जो कोर्ट्स का मेन फोकस है इट इज टुवर्ड्स फेयर यूज की। फेयर यूज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर यहां पे यूएस का एग्जांपल दिया रखा जाए तो फेयर यूज डॉक्ट्रिन जो है ट्रांसफॉर्मेटिव यूज के पर्पस के लिए अलाउ करता है, तो एजुकेशन रिसर्च पर्पस में अलाउड है। ईयू और यूके के अंदर में आप टेक्स्ट को डेटा माइनिंग के एक्सेप्शंस में इसका लिमिटेड यूज कर सकते हो एआई को ट्रेन करने के लिए, बट स्टिल कोई ग्लोबल रेगुलेशंस नहीं है, कोई ग्लोबल एआई लॉ नहीं है जिस बेसिस में हम इस चीज को गवर्न कर पाए। फॉर एग्जांपल कि यहां पे लेट्स से कि हम यूएस यूके इंडिया ये सब एग्री कर जाते हैं, बट चाइना जो है वो एआई को पूरे
डेटा से, कॉपीराइट मटेरियल से यहाँ पे अपना ट्रेन कर रहा है और उसको बेटर से बेटर करता जा रहा है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, 10-15 साल बाद जो चाइना का एआई होगा वो मच बेटर बन जाएगा, बिकॉज एआई को ट्रेन करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा डेटा डालना है, उसको ट्रेन करना है, जितना डेटा उसे मिलेगा वो उतना बेटर होता जाएगा। तो जब तक हम एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट नहीं बना लेते हैं, एक एग्रीमेंट नहीं साइन कर लेते हैं, तब तक ये इशू चलता रहेगा। तो एक ग्लोबल उसकी जरूरत है। और फाइनली इंडियन कंटेक्स्ट क्या है, तो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, जो पर्टिकुलरली कॉपीराइट या जो भी ऐसा आर्टिस्टिक मटेरियल होता है, कोई भी बुक हो गई, कोई भी रिकॉर्डिंग्स हो गई, उन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो वो भी एआई को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। एंड गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू, या आपके जो लीगल ऑथर्स हैं यहाँ के और लॉयर्स हैं आपके, वो कहते हैं कि इंडियन लॉ इज इनफ, बिकॉज फेयर यूज का ये यहाँ पे एक्सेप्शन क्रिएट करता है और बहुत ब्यूटीफुली एजुकेशन या रिसर्च पर्पस के लिए उसको वो अलाउ करता है। बट बिकॉज एआई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो कई लोग इसको डाउट भी करते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, एएनआई वर्सेस ओपन एआई। आई होप यू नो ओपन एआई का कौन सा चैटबॉट है, तो ओपन एआई के ओनर का नाम बता दीजिए और इसका चैटबॉट कौन सा है वो बता दीजिए आप, ठीक है। तो एएनआई वर्सेस ओपन एआई जो केस है, ये जो कॉपीराइट और एआई ट्रेनिंग का इंडिया का स्टांस है उसको क्लैरिफाई कर देगा कि इंडिया यहाँ पे एआई को और उसके कॉपीराइट को कैसे देखता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, दिस वाज द लास्ट आर्टिकल। तो आज हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे आर्टिकल्स को कवर किया है। आई होप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगेन, अगर आपको डाउट है नोट्स बनाने नहीं बनाने, तो अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज बना लीजिए, बिकॉज अब से लेकर आपके 3-4 महीने का टाइम है और ये डायरेक्टली करंट टॉपिक्स ही चल रहे हैं आपके, और इन्हीं पे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इन केस यू आर अ क्लैट प्रेप स्टूडेंट, तो आप कोई भी जो फैकल्टी आपको जीके मिलती है उसे क्रॉस चेक करा सकते हैं आपके नोट्स, सो दैट आपको एक बेटर क्लैरिफिकेशन मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट आपका ये नोट मेकिंग भी ईजी हो जाए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।